This is Khushi, and today we'll study theories of characterization. As I had already explained characterization, so now I'll go on with the topic theories of characterization. So essentially, there are four theories of characterization which are as follows. First is the Lex Fori theory, second is the Lex Causae theory, and the double twofold theory, which involves both the lex causae and the lex fori theory. First, a primary characterization is done on the basis of lex fori, and then secondary classification is thus done on the basis of lex causae. And the last theory is based on comparative law and analytic jurisprudence. So lex fori and lex causae are the most important theories, and this one is the combination of both of these. So let's first study lex fori. Now the term lex fori literally means law of the forum or law of the jurisdiction where the case is pending. Okay, so all the matter pertaining to procedure are governed exclusively by the law of the forum. This is because jurisdiction is the execution of one of sovereignty's power, namely the ability to apply the law as it already exists to specific circumstances. What they are saying literally is कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में कोई केस आया है, मान लो कोई केस है जो इंडिया में आया, तो नाउ इंडिया के पास पावर है इस पर्टिकुलर केस में, ऑल्दो ये कोई फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व करता हो अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करने का, तो इंडिया के पास ये पावर है कि अपना प्रोसीजरल लॉ यहाँ पे अप्लाई करे. और इन द केस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ, देखो दो टाइप के लॉज होते हैं, ये तो पता ही होगा, बेसिक है ये तो, कि प्रोसीजरल होते हैं और सब्सटैंटिव होते हैं. प्रोसीजर में आपका प्रोसीजर डिफाइंड होता है कि चीज़ें कैसे कैरी ऑन होंगी, एविडेंस कैसे होगा एंड ऑल दैट थिंग्स. तो प्रोसीजर फोरम कंट्री ही डिसाइड करती है. वाई? क्योंकि आपका केस चल रहा है इंडिया में. अब आप इंडिया की जगह कोई फॉरेन कंट्री का अगर प्रोसीजर अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, इश्यूज़ होंगी. तो एसेंशियली जब प्रोसीजर की बात होती है तो लेक्स फोराई ही अप्लाई होगा. बट इन केस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ के लिए कोर्ट कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेगी और उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कि यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ लगेगा क्या नहीं लगेगा. ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे. बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है. तो फर्स्ट की बेसिस है कि वेदर दे हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस. सेकेंड इज़ की कैरेक्टराइजेशन करने के बाद वो किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं. एंड नेक्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ लॉ टू बी अप्लाइड इन द इशू. सो ये 3 चीज़ों के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि सब्सटैंटिव लॉ लगेगा या नहीं लगेगा. बट प्रोसीजरल लॉ हमेशा आपका लेक्स फोराई ही लगेगा. दिस इज़ द रूल. ओके, सो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि प्रोसीजरल लॉ एग्जैक्टली होता क्या है. तो वो गवर्न करता है कि जुरिस्डिक्शन कैसे एक्सरसाइज होगी, लीगल मेथड जो कि एडमिनिस्टर करेगा रेमेडी फॉर वायलेशन और इन्फोर्स करवाएगा ऑब्लिगेशन एंड राइट्स. सो जो भी प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्रोसीजरल लॉ से गवर्न होती हैं. ठीक, जैसे कि एक लॉ सूट कैसे फाइल होगा, कैसे वो आंसर होगा, एविडेंस कैसे गैदर होगा, और कि कोर्ट में केस एग्जैक्टली कैसे डिसाइड होगा. तो इसलिए हमें पता चलता है कि हमने क्यों यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ एसेंशियली रखा है कि फोरम का होगा. बिकॉज आपके पास केस आ रहा है तो आपके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे, कौन से रूल्स को फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट करवाओ या उसको फॉलो करो एग्जैक्टली. ओके, तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. तो क्लासिफिकेशन का जो इशू था वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, ऑलमोस्ट एक टाइम पे
ही डिस्कवर किया गया था फ्रांस कैहन के द्वारा और बार्टन के द्वारा। इन दोनों ने ही इस थ्योरी को इवॉल्व किया है एंड ऑलमोस्ट टाइमलाइन जो है वो सिमिलर है 19th सेंचुरी के लास्ट में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इन्होंने ये प्रिंसिपल इवॉल्व किया था। नाउ लेट्स सी इस थियोरी के अकॉर्डिंग क्या बेसिस है कैरेक्टराइजेशन का। तो इनके अकॉर्डिंग दो बेसिक प्रिंसिपल्स है डिटरमाइन करने के लिए कि विच थियोरी विल अप्लाई, लेक्स कॉजी, लेक्स फोरी और एनी अदर थियोरी। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव टू लुक एट योर इंटरनल लॉ। जैसे कि आपके पास केस आया, ओके, कोई फ्रेंच कपल है, वो आपके पास इंडिया में कोर्ट में आए और उन्होंने कहा हमें डाइवोर्स चाहिए। तो अब कोर्ट को ये डिटरमाइन करना है कि ये इशू जो है ये कहाँ का, कौन से लॉज अप्लाई होंगे। प्रोसीजरल तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि फोरम का अप्लाई होगा, बट सब्सटैंटिव लॉ कहाँ के अप्लाई होंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करेगी। फर्स्ट, कोर्ट इंटरनल लॉ मीन्स खुद के लॉ के अंदर देखेगी कि कैसे वो इस पर्टिकुलर इशू से डील करते हैं। जैसे इंडियन अगर ये फ्रेंच कपल जिस रिलीजन के हैं उस अकॉर्डिंग अपने जो एक्ट्स हैं उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेगी कि ये इशू कैसे इंडिया में गवर्न होगा। ओके, तो फर्स्ट इंटरनल लॉ में फाइंड करेगी जो भी पॉसिबल सिमिलैरिटी हैं इन द लॉ ऑफ इट्स ओन। बट अगर उनको नहीं मिलती है एज सच कोई सिमिलैरिटी, तब भी वो नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल हो, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं भी मिल रही हैं, थोड़ा बहुत भी आइडेंटिकल मिल रही हैं, तो वो कोशिश करेंगी कि वो अपना इंटरनल लॉ ही अप्लाई करें। ओके, बट अगर इन केस basic similarities are also not found, then what will happen, तो court will apply foreign law। तो first इनकी priority है internal law, but अगर internal में नहीं मिल रहा है कोई similarity, then they go to foreign law। okay, so here it is written, once the court has determined that the law applicable to the given facts are of a particular country or place, then it should apply the law of that particular country or place as it done in that country। अब इंडियन कोर्ट्स उस पर्टिकुलर लॉ को इम्पोर्ट करेंगी अपनी कोर्ट में और उसको इस तरीके से अप्लाई करेंगी जैसे वो पर्टिकुलर कंट्री अप्लाई करती। जैसे कि फ्रांस में जो भी लॉ है विथ रेफरेंस टू डाइवोर्स, अब कोर्ट उस लॉ को इंडियन कोर्ट इंपोर्ट करेगी और जिस तरीके से फ्रांस अप्लाई करता वैसे ही उन लॉज को अप्लाई करेगी। ओके, तो हमने डिसाइड, पहले ही मैंने बता दिया था कि कोर्ट क्या क्या कंपोनेंट्स देखेगी। तो यूजुअली जब डोमेस्टिक सिर्फ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं तब तो वो अपना ही प्रोसीजरल लॉ भी लगा रही है, अपना ही सब्सटैंटिव लॉ भी लगा रही है। बट अगर कुछ फॉरेन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और फर्स्ट इशू के अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरनल लॉ में कोई सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है, तब के केसेस में कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी। तो 3 मेन थिंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट, कोर्ट देखेगी कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं उसका केस ट्राई करने का। सेकंड, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इशू, एंड थर्ड इज़ द चॉइस ऑफ लॉ। नाउ लेट्स सी कि इसमें इस जो लेक्स फोराई की थियोरी है इसे क्यों डेवलप करना पड़ा और ज़्यादा, और फर्दर क्यों ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। तो ये थियोरी जो है कुछ सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही थी। तो अभी देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर थियोरी को अप्लाई करने में। इसका बेस्ट आंसर है तुम्हारा ऑटकिन वर्सेस ऑक्टेन। दिस केस इज़ अ लैंडमार्क केस विथ रेफरेंस टू the study of this theory because this case pointed out all the problems with this theory. So let's see what exactly is the case. इस केस में एक 19-year-old फ्रेंच मैन था, ओके, और उसने शादी की थी एक ब्रिटिश वुमेन से इंग्लैंड में।
तो कौन है, एक फ्रेंच मैन है, इन्होंने शादी करी ब्रिटिश वुमन से। और शादी कहाँ हुई एग्जैक्टली? इंग्लैंड में। अब नाउ लेट्स सी द इशू। विदाउट पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर्ड अंडर फ्रेंच लॉ। फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 148 ऑफ फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग इनको पेरेंटल कंसेंट लेनी चाहिए थी। But the man didn't took the parental consent. Later, the Frenchman had the marriage annulled in a French court. अब ये फ्रेंच कोर्ट में गए और फ्रेंच कोर्ट में इन्होंने अपनी मैरिज एनल करवा ली। डिग्री ऑफ नलिटी लेके इन्होंने अपनी मैरिज एंड करवा ली। वाई इन्होंने साइड किया रीज़न? लैक ऑफ पेरेंटल कंसेंट। ओके, तो नाउ दिस women went on and married another person in England. She married another man. Now what this French man did, he claimed that this second marriage, this was invalid because she was still married to the French man. Okay. Now what are the key issues here? First is, under French law for a marriage to be valid, a minor requires parental consent. उसे parental consent की requirement थी। तो जो फ्रेंच मैन की फर्स्ट मैरिज है वो फ्रेंच लॉ में इनवैलिड होगी। वाई? क्योंकि कंसेंट वॉज मिसिंग। ये है एसेंशियल वैलिडिटी। यहाँ पे कंसेंट वॉज एसेंशियल। बट इन इंग्लैंड, इंग्लिश लॉ के केस में, इट डज नॉट रिक्वायर पेरेंटल कंसेंट फॉर मैरिज, so the marriage would be considered valid in England. So now here the issue of consent is not an essential thing, okay, it is only a formal thing. So if we look at both law, here the marriage is void because French law is against it, and here the marriage is valid. Now let's see what the court decided in this matter. कोर्ट का जो मैटर था वो इंग्लिश कोर्ट के सामने था। इंग्लिश कोर्ट के सामने ये फ्रेंच मैन आता है जो कि इसका फर्स्ट हस्बैंड था, और कहता है कि इसकी जो सेकंड मैरिज है लेडी की, वो वैलिड नहीं है बिकॉज द फर्स्ट मैरिज विच हैपेंड इन इंग्लैंड वॉज स्टिल सबसिस्टिंग। तो इंग्लिश कोर्ट रूल दैट द मैरिज वॉज वैलिड अंडर इंग्लिश लॉ बिकॉज इट मेट द फॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड मैरिज इन इंग्लैंड। कोर्ट ने ये कहा कि इंग्लिश कोर्ट के अकॉर्डिंग ये वैलिड मैरिज होगी बिकॉज इंग्लिश लॉ में सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है पेरेंट के कंसेंट की। इस केस में इन्होंने अप्लाई किया लेक्स सेलिब्रेटियोनिस का प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू विच जिस जगह पे शादी हुई है उस जगह का लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन सी हियर कि जो कोर्ट है उन्होंने फ्रेंच लॉ को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि फ्रेंच लॉ अगर होता तो जो फर्स्ट मैरिज है वो आपकी इनवैलिड होती और सेकंड मैरिज वैलिड होती। बट इन्होंने ये कंसीडर नहीं किया, इन्होंने इंग्लिश जो इंग्लैंड का लॉ है वो फॉलो करते हुए सेकेंड मैरिज को एनल कर दिया और फर्स्ट मैरिज को वैलिड कर दिया। ओके, तो इस केस का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था बिकॉज ये थियोरी बहुत कंफ्यूजिंग थी। ओके,
तो इसका लीगल एनालिसिस देखते हैं इस केस का। सो फर्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। तो इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लैंड के रूल्स और फ्रेंच रूल्स दोनों क्लैश कर रहे हैं। टू कंट्रीज़ हैव डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग मैरिज। तो जो मेन इशू था वो ये था कि मैरिज इंग्लिश लॉ से जज होगी या फ्रेंच लॉ से। अब इन्होंने कोर्ट ने बार्टन का प्रिंसिपल अप्लाई किया और बार्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोर्ट फर्स्ट इंग्लिश लॉ अप्लाई करेगी और उससे जो सिमिलर उसको पॉसिबल सिमिलैरिटी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग इशू को डिटरमाइन करेगी। तो इंग्लैंड की कोर्ट ने एग्जैक्टली वैसा किया। उन्होंने खुद के इंटरनल लॉज अप्लाई किए जो कि गवर्नड होते हैं लेक्स लोकाई सेलिब्रेटियोनिस से, दैट इज़ कि लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड। जिस जगह पे मैरिज सेलिब्रेट हुई थी उसी जगह का लॉ लगेगा। ये थियोरी इन्होंने अप्लाई करते हुए अपनी जो इंटरनल लॉ है उसमें ये थियोरी थी और इन्होंने ये थियोरी अप्लाई की और अपना जो रूल है उसे उसके अकॉर्डिंग वैलिडेट कर दी फर्स्ट मैरिज। ओके, नाउ इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया क्योंकि फ्रेंच लॉ के अंडर मैरिज वाज इनवैलिड ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंटल कंसेंट, बट इंग्लिश लॉ में वैलिड थी। और कोर्ट जो है उन्होंने प्रॉपरली इशू नहीं किया जो भी डिफरेंसेस थे इन क्लासिफिकेशन, और उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन और डिसएग्रीमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स जो कोर्ट है उसे कंसीडर करना चाहिए था फ्रेंच लॉ which would have recognized the marriage as invalid. So I think मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है कि एग्जैक्टली लेक्स फोरे का प्रिंसिपल होता क्या है कि कोर्ट के सामने कोई भी केस आएगा वो उस केस को एनालाइज करेगी और अपने खुद के इंटरनल लॉ में उससे क्लोजेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन होगा उसे फाइंड आउट करेगी और उसे अप्लाई करेगी। बट जहाँ बिल्कुल भी चांस नहीं है इंटरनल लॉ अप्लाई करने का, वहाँ पे कोर्ट फॉरेन लॉ को इम्पोर्ट करेगी और उसको उसी तरह अप्लाई करेगी जिस तरह उस फॉरेन कंट्री में वो रूल अप्लाई होता। ये प्रोसीजरल लॉ के लिए नहीं है। प्रोसीजरल लॉ हमेशा लेक्स फोराई ही लगेगा, ये सब्सटैंटिव लॉ के लिए है। ओके, सो दिस वाज द लेक्स फोराई थियरी। आई होप it helped, and also this is my first time making videos like these, so please if you have any suggestions to make it better, do comment. Thank you.